हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आर वाई नर्सिंग क्लासेस। तो आज मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सेकंड क्लास लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं। वही क्वेश्चन लिए हैं जो कई बार रिपीट होते हैं और आगे भी रिपीट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन पेशेंट ओन स्किन इज टेकन फ्रॉम डोनर एरिया एंड ग्राफ्ट ऑफ रेसिपिएंट एरिया इज कार्ड। अगर खुद के स्किन से सेम इंडिविजुअल है और उसके स्किन से ही, जैसे बर्न के कंडीशन में क्या होता है कि कोई इंसान जल गया है तो उसी के बॉडी से स्किन लिया जाए ग्राफ्टिंग के लिए, तो उसको ऑटोग्राफ्ट कहते हैं। और जीनोग्राफ्ट क्या होता है? जीनोग्राफ्ट को हेट्रोग्राफ्ट भी बोलते हैं, इसको हेट्रोग्राफ्ट भी बोलते हैं। हेट्रोग्राफ्ट क्या होता है कि वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज, इसमें स्पीसीज अलग होता है। जैसे कि पिग की स्किन, मंकी की स्किन, पिग या मंकी की स्किन लेते हैं तो ये जेनोग्राफ्ट या हेट्रोग्राफ्ट कहलाता है, अगर दूसरे स्पीसीज की स्किन लेते हैं। और एलोग्राफ्ट क्या कहलाता है? एलोग्राफ्ट को होमोग्राफ्ट भी बोलते हैं, इसमें सेम स्पीसीज होता है, मतलब कि ट्रांसप्लांट फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर विद ए डिफरेंट जेनेटिक मेकअप विद इन द सेम स्पीसीज सेम होगा। जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो स्पीसीज तो सेम होगा, लेकिन एक इंसान से दूसरे इंसान में अगर हम जैसे किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, अगर किडनी ट्रांसप्लांट जैसे एक इंसान से हम किडनी लेके दूसरे इंसान को लगाते हैं तो वो एलोग्राफ्ट में कहलाता है। ऑटोग्राफ्ट आपको समझ में आ गया होगा। ऑटोग्राफ्ट सेम ही पर्सन हो, सेम पर्सन के उसकी खुद के बॉडी से लिया गया हो ग्राफ्टिंग के लिए स्किन, तो उसको ऑटोग्राफ्ट बोलेंगे। जीनोग्राफ्ट क्या होता है? इसको जीनोग्राफ्ट को हेट्रोग्राफ्ट भी बोलते हैं। इसमें किसी अदर स्पीसीज़ की, जैसे कि पिग हुआ, मंकी हुआ, अदर स्पीसीज़ से स्किन या कोई पार्ट लिया गया हो ग्राफ्टिंग के लिए, तो उसको जेनोग्राफ्ट बोलते हैं। और एलोग्राफ्ट क्या होता है? एलोग्राफ्ट को हम होमोग्राफ्ट भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि सेम स्पीसीज होता है, मतलब कि एक इंसान से दूसरे इंसान में हम ग्राफ्टिंग करते हैं। मतलब कि अगर किडनी जैसे हम किडनी ट्रांसप्लांट, ये तो अक्सर सुना होगा, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं किसी दूसरे के बॉडी से, एक इंसान के बॉडी से दूसरे इंसान के बॉडी में, तो वो एलोग्राफ्ट में या फिर होमोग्राफ्ट में ग्राफ्ट कहलाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नर्स इज असेसिंग ए प्रेग्नेंट हु इज एडमिटेड इन द मैटरनिटी यूनिट विद कंप्लेन ऑफ पेनलेस डार्क रेड कलर, पेनलेस डार्क रेड कलर ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, उसको वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है। मतलब एक पेशेंट है जो प्रेग्नेंट है, वो एक कंप्लेन के साथ आई है मैटरनिटी यूनिट में, जिसको पेनलेस, दर्द तो नहीं हो रहा है लेकिन डार्क रेड कलर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। ये कौन से कंडीशन में आएगा? प्लेसेंटा प्रीविया, वासा प्रीविया, एब्रुप्शियो प्लेसेंटा या प्लेसेंटा एक्रिटा? तो मैं पहले बता देती हूँ प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। तो प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि इसमें एबनॉर्मली क्या होता है कि इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट, आइदर पार्शली और कम्प्लीटली, विदाउट कभी जो इंटरनल ओस होता है क्लोज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि ये चार टाइप का होता है, ये मैं बाद में बताऊंगी। इसका मतलब प्लेसेंटा प्रीविया मतलब होता है मतलब ये प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है कि एबनॉर्मली क्या होता है, इम्प्लांटेशन लोअर यूट्राइन सेगमेंट में हो जाता है। नॉर्मली तो अपर होता है, लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन ये है ना, तो ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट में एबनॉर्मली इम्प्लांट हो जाता है प्लेसेंटा, उसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। ये इंटरनल उसको कंप्लीटली भी क्लोज कर सकता है और पार्शियली भी क्लोज कर सकता है। ये कई टाइप का होता है, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगी। पहले बस आप इतना जान लो प्लेसेंटा प्रीविया होता क्या है और इसका साइन एंड सिम्टम क्या होता है। क्लासिकल साइन एंड सिम्टम क्या होता है प्लेसेंटा प्रीविया का? इसमें क्या होता है कि पेनलेस ब्राइट रेड कलर ब्लीडिंग होती है। और इसमें क्या होता है, यूट्रस एकदम सॉफ्ट रहता है। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, इसमें एबनॉर्मली लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांटेशन हो जाता है प्लेसेंटा का। और इसमें साइन एंड सिम्टम्स अगर पूछता है तो पेनलेस ब्राइट रेड कलर ब्लीडिंग होती है और यूट्रस सॉफ्ट रहता है। और
एब्रूप्शियो प्लेसेंटा क्या होता है? प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। एब्रूप्शियो प्लेसेंटा क्या होता है? प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन और टू बिफोर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। इसमें मैं लिख देती हूँ या फिर आप जान लो। ये क्या होता है कि प्री मैच्योर, समय से पहले प्लेसेंटा का सेपरेशन हो जाता है आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन होता है, उसके बाद से जो प्लेसेंटा का सेपरेशन होने लगता है और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर से पहले होगा, उसको एब्रूप्शियो प्लेसेंटा कहते हैं। और ये मेन कॉज ऑफ एपीएच होता है। जो ये दोनों प्लेसेंटा, प्रीविया और एब्रूप्शियो प्लेसेंटा जो है वो एंटीपार्टम हेमरेज के अंदर आते हैं, एपीएच के अंदर आते हैं। एपीएच क्या होता है कि एनी अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस फ्रॉम genital tract after 20 weeks of gestation, after 20 weeks of gestation to before third stage of labor is called APH. APH क्या होता है कि जो भी ब्लीडिंग होती है, एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, हाँ ब्लीडिंग होती है 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, 20 सप्ताह के बाद जेस्टेशन जो चल रहा है प्रेगनेंसी, उसके 20 सप्ताह बाद, 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बाद वेजाइनल अगर ब्लीडिंग हो रही है एंड बिफोर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर्स के बिफोर, तो वो एपीएच में आएगा। और एपीएच में दो कंडीशन, ये प्लेसेंटा प्रीविया आता है और एब्रूप्शियो प्लेसेंटा, जिसमें से एब्रूप्शियो प्लेसेंटा सबसे मेन होता है। ये सबसे मेन होता है, ये मतलब मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट डेंजरस भी होता है। तो एब्रूप्शियो प्लेसेंटा आप जान गए कि क्या होता है। इसमें क्या होता है कि प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन एंड बिफोर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। और इसमें जो क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स होता है, पेनफुल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, और जो कि पेनफुल यूट्राइन ब्लीडिंग, और जो कि क्या होती है, डार्क रेड कलर होती है, डार्क रेड कलर होती है, डार्क रेड कलर होती है। और इसमें यूट्रस जो होता है वो टच करने पे, उसको यूट्रस को जब पैल्पेट करेंगे तो वो बहुत ही हार्ड दिखेगा, फर्म जैसा फील होगा। और ये तो आपने इसमें देख लो, ये प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रूप्शियो प्लेसेंटा का मतलब मैंने बता दिया। इसमें लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांटेशन होता है प्लेसेंटा का, और इंटरनल लोज को क्लोज कर सकता है कम्प्लीटली और पार्शियली। और एब्रूप्शियो प्लेसेंटा क्या होता है, प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा होता है, समय से पहले प्लेसेंटा का सेपरेशन हो जाता है, और ये दोनों एपीएच के अंदर आते हैं। और मेन एपीएच का कंडीशन होता है एब्रूप्शियो प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा प्रीविया का क्या साइन एंड सिम्टम होता है, इसमें पेनलेस होता है ब्लीडिंग और ब्राइट रेड कलर ब्लीडिंग होता है। और एब्रूप्शियो प्लेसेंटा में पेनफुल ब्लीडिंग होती है, पेन होता है और डार्क रेड कलर ब्लीडिंग होती है। और प्लेसेंटा प्रीविया में यूट्रस मतलब सॉफ्ट रहता है, और एब्रूप्शियो प्लेसेंटा में यूट्रस जो होता है हार्ड हो जाता है, फर्म होता है। और ये इसमें क्या कंडीशन दे रखा है कि नर्स इज एसेसिंग ए प्रेग्नेंट क्लाइंट हु इज एडमिटेड इन द मैटरनिटी यूनिट विद द कंप्लेन ऑफ द पेनलेस डार्क रेड कलर वेजाइनल ब्लीडिंग। तो डार्क रेड कलर ये एब्रूप्शियो प्लेसेंटा में आ गया, डार्क रेड कलर ब्लीडिंग। और ये जो आता है पेनलेस हो रहा है, तो ये आ गया प्लेसेंटा प्रीविया में। तो अब दोनों तो हो नहीं सकता, ऐसा कुछ ऑप्शन तो यहाँ दिया नहीं है। तो आप क्या हो सकता है, तो इसका आंसर होगा वासा प्रीविया। और वासा प्रीविया क्या होता है, ये अम्लाइकल कॉर्ड की प्रॉब्लम है। वासा प्रीविया अम्लाइकल कॉर्ड की प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेनस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अम्लाइकल कॉर्ड एट सर्विक्स लेवल। इसमें क्या होता है, मैं थोड़ा सा ऐसे करके लिखती हूँ, मैं सीधा नहीं लिख पाती हूँ। membranous distribution of umbilical cord at cervix लेवल। इसमें क्या होता है कि जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती है अम्लाइकल कॉर्ड की, वो रप्चर हो जाने की वजह से फीटल के साइड से वो ब्लीडिंग आती है, जो कि पेनलेस होती है। हाँ, पेनलेस और डार्क रेड कलर की ब्लीडिंग होती है, तो वासा प्रीविया कहलाता है।
तो इसका आंसर होगा थर्ड, इसका सॉरी बी इसका राइट आंसर होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और बता देती हूँ वासा प्रीविया क्या होता है। ये अम्लाइकल कॉर्ड की प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि जो अम्लाइकल कॉर्ड होता है मेम्ब्रेनियस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, अम्लाइकल कॉर्ड का मेम्ब्रेनियस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है जो एट सर्विक्स लेवल, और जिसके वजह से उसका ब्लड वेसल्स जो होते हैं उसके रप्चर होने के बहुत ही रिस्क बढ़ जाती है, और फीटस साइड से ब्लीडिंग होती है, और जो कि पेनलेस होती है और डार्क रेड कलर की ब्लीडिंग होती है। तो इसका ये कंडीशन जो है वो किस में आता है, वासा प्रीविया में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो नॉर्सेट में, एम्स में, इसमें एम्स पटना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। डीएसएसबी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको खुद को भी इवैल्यूएट करो कि आपको इसमें से आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और कितने क्वेश्चंस का आप आंसर दे पा रहे हो। तो इसका आंसर है जिसमें मदर है कंप्लेन लेके आई है कि पेनलेस डार्क रेडिकुलर वेजानल ब्लीडिंग हो रहा है। तो ये दोनों कंडीशन तो मैच नहीं कर रहा है। फर्स्ट तो इसका आंसर भी होगा वासा प्रीविया, मेम्ब्रेनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अम्लाइकल कॉर्ड एट सर्विक्स लेवल, जो कि इसमें पेनलेस और डार्क कलर ब्लीडिंग होती है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Melanin responsible for skin color is secreted in। तो इसका आंसर है मेलानिन। अब आपको मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ये जो पहले तो आप जानो कि जो स्किन की जो लेयर होती है, सॉरी, मेलानिन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर इज सिक्रेटेड इन। तो जो मेलानिन होता है जो स्किन के कलर और हेयर के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कौन सी लेयर स्किन की स्किन से सीक्रेट होता है, स्किन की कौन सी लेयर से। तो पहले आप जानो कि ये स्किन की कितनी लेयर होती है। एक होती है एपिडर्मिस एंड डर्मिस। पहले जानो आप एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस जो है ये मेडअप ऑफ stratified squamous keratinized epithelial tissue। तो जो एपिडर्मिस है अपर मोस्ट लेयर होती है, ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, और ये जो होती है वो एवैस्कुलर होती है। ये एवैस्कुलर होती है क्योंकि और इसकी 5 लेयर होती है टोटल। कौन कौन सी? स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम एंड स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड जर्मिनोसम, स्ट्रेटम जर्मिनेटिव लेयर। ये फर्स्ट लेयर है। ये सेकेंड अपर मोस्ट, पहले नीचे मैं लिख देती हूँ। सबसे डीपेस्ट लेयर एपिडर्मिस की सबसे डीपेस्ट लेयर है जर्मिनोसम, जर्मिनेटिव लेयर। उसके ऊपर आएगा स्पाइनोसम, उसके ऊपर आएगा ग्रैन्युलोसम, उसके ऊपर ल्यूसिडम, देन सबसे अपर मोस्ट है कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्पाइनोसम एंड जर्मिनेसम। ये जो है एपिडर्मिस की 5 लेयर होती है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और सबसे डीपेस्ट होता है जर्मिनेटिव लेयर। उसके ऊपर स्पाइनोसम, उसके ऊपर ग्रैनुलोसम, उसके ऊपर लूसिडम, और उसके ऊपर स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो सबसे जो डीपेस्ट मोस्ट लेयर है ये जर्मिनोसम। ये टू टाइप की सेल बनाती है, जो कि किराटिनोसाइट्स और
मेलानोसाइट, मेलानोसाइट जो कि मेलानिन, ये मेलानिन का फॉर्मेशन करती है। मेलानिन ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है जो कि हेयर और स्किन के कलर के लिए, स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयर एंड स्किन कलर। और जो मेलानिन है वो टायरोसिन प्रोटीन से बना होता है। ये नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड होता है, ये नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है टायरोसिन प्रोटीन। ये मेलानोसाइट का फॉर्मेशन करती है और मेलानोसाइट मेलानिन का फॉर्मेशन करता है। और मेलानिन जो है स्किन और हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जब लाइट का एक्सपोजर होता है, लाइट के एक्सपोजर में इंक्रीज हो जाता है। अगर सन का एक्सपोजर होता है, सन के एक्सपोजर में इंक्रीज हो जाता है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सन यूवी रेज। तो मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ये जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस सबसे अपर स्किन की सबसे अपर मोस्ट लेयर है। एपिडर्मिस स्किन की सबसे अपर मोस्ट लेयर है और इसकी 5 लेयर होती है। एपिडर्मिस स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है और एपिडर्मिस की 5 लेयर होती है। स्ट्रैटम जर्मिनोसम, स्ट्रैटम स्पाइनोसम, ग्रैनुलोसम ल्यूसिडम और स्ट्रैटम कॉर्नियम, ये सबसे अपर होती है और जर्मिनोसम सबसे लोअर होती है। और ये 2 टाइप का सेल बनाती है, केराटिनोसाइट्स सेल और मेलानोसाइट सेल। केराटिनोसाइट जो हाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है, ये भी एक प्रोटीन है और मेलानोसाइट बनाती है। मेलानोसाइट भी एक प्रोटीन है जो कि मेलानिन का सिक्रेशन करती है। और मेलानिन क्या करता है, ये प्रोटेक्ट फ्रॉम सन यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज से स्किन को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि जब सन का एक्सपोजर होता है तो ये मेलानिन जो है, सन के एक्सपोजर में मेलानिन इंक्रीज हो जाता है। जैसा देखा होगा ना कि सन के एक्सपोजर में कोई हाफ बाजू का ड्रेस पहना हुआ है तो जो जितना पार्ट ढका हुआ होता है वो थोड़ा सा फेयर रहता है और जो ओपन रहता है स्किन वो थोड़ा सा सांवला रहता है। ऐसा क्यों रहता है, डार्क क्यों रहता है? जो ओपन रहता है क्योंकि उसमें सन का एक्सपोजर पड़ता है। और जब स्किन पे सन का एक्सपोजर पड़ रहा है तो जो अगर सन का एक्सपोजर पड़ रहा है स्किन पे तो मेलानिन क्या करता है, सन के एक्सपोजर की वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो ओपन स्किन है उसमें मेलानिन का सिक्रेशन बढ़ा देता है, ताकि जो ओपन एक्सपोजर, जो सन के एक्सपोजर में स्किन आ रही है उसको प्रोटेक्ट कर सके अल्ट्रावायलेट रेज से। इसीलिए जो डार्क पीपल होते हैं, डार्क पीपल में मेलानिन इंक्रीज रहता है, ज़्यादा रहता है और गोरे लोगों में थोड़ा कम रहता है। तो इसलिए कैंसर जो होता है, स्किन कैंसर का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, ज़्यादा चांस जो होता है वो गोरे लोगों में होता है। और स्किन कैंसर होने का जो चांस जो होता है वो सांवले लोगों में थोड़ा कम होता है, क्योंकि उन लोगों में मेलानिन ज़्यादा पाया जाता है। सांवले लोगों में, डार्क लोगों में मेलानिन ज़्यादा पाया जाता है और गोरे लोगों में मेलानिन कम पाया जाता है। तो क्योंकि मेलानिन जो होता है वो बढ़ा देता है, सन के एक्सपोजर जब पड़ता है तो मेलानिन अपने अमाउंट को बढ़ा देता है, ताकि जो सन का एक्सपोजर पड़ रहा है उससे पड़ने वाले जो यूवी रेज हैं उनसे स्किन को बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो मेलानिन हमारे स्किन को सन के एक्सपोजर से, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। और मेलानिन एक प्रोटीन, टायरोसिन प्रोटीन से बना होता है जो कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है। तो ये आपको, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा एपिडर्मिस के बारे में। और मैं डर्मिस भी बता देती हूँ। जो डर्मिस है वो, इसकी भी 2 लेयर होती है। एक पैपिलरी, डर्मिस की सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है पैपिलरी और सेकेंड रेटिक्युलर। और क्वेश्चन पूछा गया है कि और ये डर्मिस जो होती है नर्व एंडिंग किस में पाई जाती है? तो नर्व एंडिंग जो सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, नर्व एंडिंग और ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स, ये सबसे ज़्यादा किस में, डर्मिस में पाई जाती है। नर्व एंडिंग पाई जाती है। ये जो डर्मिस होती है इसमें नर्व एंडिंग, ब्लड सप्लाई, सेंसरी रिसेप्टर्स, ये सब डर्मिस में पाई जाती है। और जो एपिडर्मिस होती है वो अपने लिए जो न्यूट्रिशंस और जो सप्लाई होती है वो किससे लेती है? डर्मिस से लेती है।
क्योंकि एपिडर्मिस जो है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, जो कि एवास्कुलर होती है, और ये अपने लिए खाना, भोजन, न्यूट्रिशन जो होता है वो किससे लेता है? डर्मिस से लेता है। क्योंकि और क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डर्मिस है वो नर्व एंडिंग किस में पाई जाती है? एपिडर्मिस, डर्मिस किस में पाई जाती है? तो नर्व एंडिंग जो है वो डर्मिस लेयर में पाई जाती है, मतलब कि स्किन की सेकेंड लेयर जो होती है डर्मिस, उसमें नर्व एंडिंग पाई जाती है। और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डर्मिस की जो अपर मोस्ट लेयर है, पैपिलरी लेयर, ये जो होती है वो फिंगरप्रिंट, जैसे कि दुनिया में हर एक इंसान का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, जो पैपिलरी लेयर होती है उसकी जो फिंगरप्रिंट, पैपिलरी फिंगरप्रिंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पैपिलरी लेयर, पैपिलरी लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिंगरप्रिंट, ठीक है। तो ये जो पैपिलरी लेयर है रिस्पॉन्सिबल फॉर फिंगरप्रिंट। तो फ्रेंड, ये आपको समझ में आ गया होगा कि मेलानिन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर इज सीक्रेट। मेलानिन किसके द्वारा सीक्रेट होता है? तो आंसर डी इज करेक्ट आंसर, जो डी है वो करेक्ट आंसर है। तो आपको समझ में आ गया। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ठीक है। ये जो एपिडर्मिस, स्किन की दो लेयर होती है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। एपिडर्मिस जो है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, और ये जो एवास्कुलर होती है, और अपने लिए जो न्यूट्रिशन है और सप्लाई है, ब्लड सप्लाई, ये किससे लेती है? एपिडर्मिस गेट ब्लड सप्लाई फ्रॉम डर्मिस लेयर। और नर्व एंडिंग किस में पाई जाती है? डर्मिस लेयर में पाई जाती है। और एपिडर्मिस की 5 लेयर होती है, स्ट्रैटम कॉर्नियम, ल्यूसिडम, ग्रैन्युलोसम, स्पाइनोसम एंड जर्मिनोसम। और ये जो जर्मिनोसम लेयर है, सबसे डीपेस्ट, सबसे नीचे की जो लेयर है वो केराटिनोसाइट और मेलानोसाइट 2 सेल बनाती है। और मेलानोसाइट जो है वो मेलानिन को बनाता है, और मेलानिन क्या करता है? ये स्किन और हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्या करता है? जो डार्क पीपल होते हैं उसमें मेलानिन ज़्यादा पाया जाता है, और फेयर पीपल, जो गोरे लोग होते हैं, उसमें मेलानिन कम पाया जाता है। इसलिए स्किन कैंसर का चांस जो सबसे ज़्यादा किस में होता है? रिस्क गोरे लोगों में होता है, और स्किन कैंसर होने का रिस्क कम किस में होता है? सांवले लोगों में होता है। और जो मेलानिन होता है ये क्या करता है? अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं सन के एक्सपोजर में अपने अमाउंट को बढ़ा देता है, ताकि ये स्किन को अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट कर सके। और ये हो गया एपिडर्मिस के बारे में पूरी बात। सबसे डीपेस्ट जर्मिनोसम होता है, सेकेंड आता है एपिडर्मिस के बाद, उसके नीचे आएगा डर्मिस। जो डर्मिस होती है इसकी 2 लेयर होती है, अपर वाली पैपिलरी और उसके नीचे वाली रेटिकुलर। जो पैपिलरी लेयर होती है ये फिंगरप्रिंट जो बनते हैं, फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं ना, सबके अलग अलग, दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसका फिंगरप्रिंट सेम हो, सबका अलग अलग होता है। तो ये जो फिंगरप्रिंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है पैपिलरी लेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नर्व एंडिंग किसमें पाई जाती है? डर्मिस में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको इसका आंसर पता चल गया कि डी इज़ राइट आंसर। मेलानिन सीक्रेट कौन करता है? जर्मिनेटिव लेयर करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन। तो ये तो आपको पता ही चल गया होगा, एपिडर्मिस सुपरफिशियल लेयर है स्किन की। उसके बाद डर्मिस है, एपिडर्मिस की 5 लेयर है और उस डर्मिस की 2 लेयर है, ठीक। व्हाट इज़ द कलर ऑफ यूरिन ऑब्जर्वेशन आफ्टर एडमिनिस्टर टैबलेट पैरेडियम। जो पैरेडियम टैबलेट होता है ये यूटीआई की कंडीशन में दिया जाता है, यूटीआई में दिया जाता है। जैसे कि अगर डिसयूरिया हो रहा हो, डिसयूरिया, बर्निंग सेंसेशन, ये सब कंडीशन में देते हैं। इसको पैरेडियम को सेंसेशन में, यूटीआई में देते हैं। ये क्या करता है? ये रेडिश ऑरेंज कलर, आंसर क्या होगा? रेडिश ऑरेंज कलर का यूरिन होगा। ये नॉर्मल कंडीशन है, अब नॉर्मल नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है। तो बी इज़ राइट आंसर। पैरेडियम टैबलेट देने से, जो कि यूटीआई के कंडीशन में देते हैं, ये पैरेडियम देने से रेडिश ऑरेंज कलर का यूरिन आता है, जो कि नॉर्मल कंडीशन है। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ डिस्पोजेबल यूज्ड इन कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन।
तो डिसइंफेक्शन मतलब क्या होता है कि पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करना। डिसइंफेक्शन मतलब पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करना, लेकिन स्पोर्स डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। और ये 3 टेक्निक होता है, प्री करंट, कॉनकरेंट और प्री करंट, कॉनकरेंट और टर्मिनल होता है। टर्मिनल। तो प्री करंट क्या होता है, नाम से ही है प्री करंट मतलब अगर हम कोई पेशेंट का कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं, वो आर्टिकल को पहले से ही हम उसको डिसइंफेक्ट कर लें। बेड, अभी पेशेंट आया नहीं है, बेड को पहले से ही, बेडशीट्स को पहले से ही डिसइंफेक्ट करके, धुल के, वॉश करके रखे रहें। कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है उसको हम पहले से ही डिसइंफेक्ट कर लें। या फिर एक और एग्जाम्पल है क्लोरिनेशन, जो पानी में हम क्लोरिनेशन डालते हैं उसको शुद्ध करने के लिए, वो भी प्री करंट में ही आना। मतलब पहले ही हम कुछ भी करने से पहले ही, कोई भी प्रोसीजर करने, कुछ भी करने से पहले ही हम उस आर्टिकल, उस लाइनन को हम डिसइंफेक्ट कर ले, वो प्री करंट में आता है। ये हो गया प्री करंट फर्स्ट। सेकंड है कॉनकरेंट। कॉनकरेंट में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो पेशेंट के आर्टिकल को क्लीन करना, डिसइंफेक्ट करना। कब, कौन सी कंडीशन में, पेशेंट बेड पे है, पेशेंट ना तो डिस्चार्ज हुआ है, पेशेंट बेड पे है और पेशेंट के प्रेजेंस में अगर हम पेशेंट को कोई प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो उस आर्टिकल को, हाँ मतलब कोई प्रोसीजर हमने किया है, उस पेशेंट का प्रोसीजर किया है, तो उस आर्टिकल को क्लीन करना। पेशेंट बेडशीट पे है, पेशेंट का ड्रेस चेंज करना, पेशेंट का बेडशीट क्लीन करना, डिसइंफेक्ट करना, उसका ड्रेस डिसइंफेक्ट करना। कोई भी आर्टिकल कर रहे हैं, कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, तो उस प्रोसीजर करने के बाद उसको डिसइंफेक्ट करके रखना, उसको डिस्पोज्ड करना। ये होता है कॉनकरेंट, मतलब पेशेंट के प्रेजेंस में ये करते हैं। और सेकंड क्या है, टर्मिनल। नाम से ही पता है, टर्मिनल मतलब पेशेंट डिस्चार्ज हो चुका है, या तो डिस्चार्ज हो गया हो, या तो उसका पेशेंट का डेथ हो गया हो, या तो मतलब कि दूसरे जगह चला गया है, ट्रांसफ़र हो गया हो, हाँ, या तो रेफ़र हुआ हो, या तो दूसरी जगह, दूसरे वार्ड में ट्रांसफ़र हो गया। मतलब पेशेंट अब बेड पे नहीं है, उस बेड पे अब पेशेंट नहीं है, इसको टर्मिनल बोलते हैं। ये 3 तरह का टेक्निक है जिससे हम पेशेंट को प्री करंट पहले ही कर देना, जैसे कि वाटर क्लोरिनेशन करते हैं। कॉनकरेंट, पेशेंट बेड पे है, तब पेशेंट कोई प्रोसीजर किया, कोई भी पेशेंट जैसे कि स्टूल पास किया, यूरिन पास किया, उसके या फिर ड्रेस गंदा हो गया, उसको साफ करना, पेशेंट है उस समय, तब हम उसको डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। टर्मिनल, जब पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, या डेथ हो गया, या ट्रांसफ़र चला गया हो गया, यानी पेशेंट बेड पे नहीं है, उस कंडीशन में करते हैं। मतलब तीनों का ये है, ये पेशेंट के आने से पहले, ये पेशेंट के प्रेजेंस में उसके आर्टिकल्स को डिसइंफेक्ट करते हैं। और टर्मिनल, पेशेंट के चले जाना, पेशेंट नहीं है, डिस्चार्ज, डेथ या ट्रांसफ़र हो गया है, इस कंडीशन में पेशेंट के आर्टिकल लाइनन को डिसइंफेक्ट करना, उसको टर्मिनल डिसइंफेक्शन कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा तीनों, प्री करंट, कॉनकरेंट और टर्मिनल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद क्वेश्चन क्या है, और केमिकल में तो जैसे कि केमिकल में आपको पता ही होगा क्या क्या आ जाएगा, जैसे फिनॉल, कैमनोफोर, हाइपोक्लोराइड, ये सब केमिकल में आ जाएगा। और एसेप्टिक टेक्निक्स में प्रिवेंशन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करना। और उसके बाद ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या होता है कि अगर पूछा जाए कि मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन कौन सा है, तो ऑटोक्लेव है। ये क्वेश्चन आता है, मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, तो ऑटोक्लेव है। ऑटोक्लेव मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ स्टेरलाइजेशन है। और मोस्ट कॉमन, ये बीच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ डिस्पोजेबल यूज्ड इन द कॉन्क्रेट डिसइंफेक्शन। तो मोस्ट कॉमन अगर पूछता है, मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा होता है डिसइंफेक्शन का, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन, तो बर्निंग होता है, इंसिनरेशन होता है। तो ए इज़ राइट आंसर। अगर होल ओवर भी अगर पूछता है, हाँ ऐश में बदल देते हैं, होल ओवर अगर पूछता है कि टोटल जितने भी डिसइंफेक्शन है उसका सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा मेथड है, इंसिनरेशन होता है। और इसका भी तो इंसिनरेशन ही होगा, बर्निंग, उसको जला देते हैं, ऐश में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये अगर ये पूछता है कि मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, तो ऑटोक्लेव है। और इंसिनरेशन मोस्ट कॉमनली किया जाता है डिसइंफेक्शन के लिए, तो ए इज़ राइट आंसर। सेकेंड क्या है,
विच वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर प्रॉपर हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर इन बोन्स? तो वैसे तो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, एक्सरसाइज, इमोबिलाइजेशन, एंटीबायोटिक्स, चारों लग रहा है, लेकिन अगर प्रायोरिटी पूछा जाए तो इमोबिलाइजेशन इज राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फियर ऑफ क्लोज स्पेस इज नोन एज, फियर ऑफ क्लोज स्पेस इज नोन एज क्या होता है? आप बताओ क्या होता है? एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया क्या होता है कि अगर हाइट से डर लगता है, हाइट से अगर डर लगता है, हाइट से डर लगे तो उसको एक्रोफोबिया बोलते हैं। और साइनोफोबिया क्या होता है कि कलर से, यानी ब्लू कलर से डर लगे, ब्लू कलर से डर लगे उसको साइनोफोबिया कहते हैं। और निक्टोफोबिया कहते हैं डार्कनेस या नाइट से, रात से डर लगे उसको निक्टोफोबिया बोलते हैं। और क्लस्ट्रोफोबिया क्या होते हैं? फियर फ्रॉम क्लोज्ड स्पेस, क्लस्ट्रोफोबिया। सो इसका आंसर होगा सी। तो पहले फियर क्या होता है? इरेशनल फियर होता है किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से, किसी पर्टिकुलर चीज़ से, तो उसको फोबिया में कहते हैं। मतलब कि बिना किसी वजह के, बिना किसी रीज़न की इरेशनल फियर होता है, लगता है, तो उसको हम फोबिया बोलते हैं। और एक्रोफोबिया क्या होता है? हाइट से डर लगता है तो उसको एक्रोफोबिया बोलते हैं। साइनोफोबिया में कि ब्लू कलर से डर लगता है तो उसको साइनोफोबिया कहते हैं। निक्टोफोबिया डार्क कलर से डर लगता है या फिर डार्कनेस से, अंधेरे से डर लगता है तो निक्टोफोबिया बोलते हैं। और क्लस्ट्रोफोबिया क्लोज्ड स्पेस से अगर डर लगे तो इसको क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट है, द पोस्टपार्टम पीरियड एक्सटेंड फॉर हाउ मेनी वीक्स आफ्टर डिलीवरी? तो 6 वीक्स, जिसको पिपीरियम भी बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्राइमी ग्रेविडा मदर व्हाट इज़ द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर? तो पहले तो मैं बता दूं, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या, कहाँ से शुरू होता है? ट्रू लेबर पेन से शुरू होगा, ट्रू लेबर पेन से शुरू होगा, ट्रू लेबर पेन टू फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। फुल डायलेशन मतलब 10 सेंटीमीटर हो जाता है। तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है, ट्रू लेबर पेन टू फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में आता है। और इसमें क्या होता है, सेकेंड स्टेज तो फुल डायलेशन से डिलीवरी और बेबी तक स्टेज हो जाता है। और थर्ड में क्या होता है? प्लेसेंटा का सेपरेशन होता है। तो ये पूछा है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर ये तो आप जान गए। और क्या होता है? आवर्स। तो अगर प्राइमी है, अगर प्राइमी ग्रेविडा है तो क्या होगा? जो फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स जो होता है 1 सेंटीमीटर पर आवर्स के हिसाब से डायलेट होता है। जो सर्विक्स होता है 1 सेंटीमीटर पर आवर्स के हिसाब से अकॉर्डिंग डायलेट होता है। और मल्टी में क्या होता है? मल्टी ग्रेविडा अगर है तो 1.5 सेंटीमीटर पर आवर्स के अकॉर्डिंग डायलेट होगा। ये ओवरऑल भी एक पूछता है तो यही राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा भी जाता है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं वही क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो बार बार रिपीट होते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमरी ग्रेविडा में क्या होता है? डायलेशन कैसे होता है? 1 सेंटीमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग होता है। और मल्टी ग्रेविडा अगर है तो उसका 1.5 सेंटीमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग डायलेट होता है। और जो कितने घंटे लगते हैं, तो अगर प्राइमी में जो क्वेश्चन में पूछा है, तो अगर प्राइमी है तो 12 से 16 घंटे लगेंगे। और अगर मल्टी है तो कितने लगते हैं? 68 आवर्स लगते हैं। मतलब इसका सीधे हाथ आधा 6, 12, 8, 8, 16 तो आधा हो जाता है। अगर प्राइमी है तो जो आवर्स लगते हैं 12 to 16 आवर्स लगते हैं। अगर मल्टी है तो 6 to 8 आवर्स हो जाते हैं। तो आंसर क्या होगा? इन प्राइमी ग्रेविडा मदर्स, प्राइमी पूछा है, हाँ, मदर्स व्हाट इज़ द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर? तो एवरेज पूछा है, 12 और 16 के बीच में कौन सा आता है? 8 तो आप कर नहीं सकते, 6 आप कर नहीं सकते, 20 ज़्यादा हो गया, अब मिनिमम 12 लेके चलोगे तो बी इज़ राइट आंसर। तो इसका आंसर है बी, 12 आवर्स। अब नेक्स्ट है,
हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन इज गिवन बाय विच रूट। तो IM ये डेल्टॉइड अपर आर्म में डेल्टॉइड पोर्शन पे देते हैं, IM देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं। ये हो गया आज के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 10 या 12 थे, लेकिन अगर होल और पूछा जाए, मैंने जो साइड क्वेश्चंस बताए कम से कम मैंने 40 क्वेश्चन तो आपके आज मैंने सॉल्व करा ही दिए। ये मैं वहीं से क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो बार बार रिपीट होते हैं और आगे भी बार बार आएंगे। बहुत ही रिपीट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो आप इसको अच्छे से देखो और खुद को इवैल्यूएट करो कि आपको कितने आ रहे हैं, कितने के आंसर आप दे पा रहे हो, क्योंकि ये सब टॉपिक्स जो मैं लेकर आई हूँ ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चलो ठीक है, थैंक यू। और अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ आप RY नर्सिंग क्लासेस के चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, दूसरों को शेयर करो ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके, लाइक कर दो ताकि हम मोटिवेट हों और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस और अच्छे अच्छे टॉपिक पे क्लास लें। तो क्योंकि आप लाइक करते हो तो इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो हम सोचते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा लेकर आए, कौन सी टॉपिक पढ़ाए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, बहुत ही। तो प्लीज़ आप लाइक कर दिया करो और दूसरों को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच। कल मैं इस नेक्स्ट 3rd क्लास लेकर आऊँगी जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।